एक नजर डाल लेते हैं मैच समरी पे। 164 फॉर 9 बनाया पाकिस्तान ने, कर्टसी फरहान बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आए हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। 63 उन्होंने बनाया और फ़खर और बाबर शदाब सब ने चिप इन किया, बट उसके बाद इट वाज ऑल हैरी ब्रुक ऑल द वे। इनिशियली इंग्लैंड की कुछ विकेट्स भी जो थी हमें नजर आई, लेकिन इन द एंड कैप्टन्स नॉक जिसे हम कहते हैं कि वो देखने को मिला, और स्पेशली अंडर प्रेशर कंसिडरिंग के विकेट्स उनके इर्द गिर्द गिर रही थी, इंग्लैंड ने ये मैच 2 विकेटों से एंड में जीत लिया। दिस इज हाउ द पॉइंट्स टेबल नाउ स्टैंड्स। इंग्लैंड के 4 पॉइंट्स हैं क्योंकि उन्होंने अपने दोनों मैचेस जीत लिए हैं। न्यूजीलैंड 1 पे है, एक मैच उनका जो पाकिस्तान के खिलाफ था वॉश आउट हुआ। पाकिस्तान हैज लॉस्ट जो एक मैच आज उन्होंने खेला, जिसकी वजह से दे आर ऑन नंबर 3 एंड श्रीलंका विद 0 पॉइंट्स एट द मोमेंट। हेलो एंड वेलकम बैक ऑन गेम ऑन है। मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, जिसमें काफ़ी मोमेंट्स थे पाकिस्तान के पास जो कि वो कैपिटलाइज कर सकते थे। देयर वर सिचुएशंस जहां पे आप समझ सकते थे कि मैच उनके कंट्रोल में जा सकता था, लेकिन हैरी ब्रुक हैड अदर प्लान्स, और जिस किस्म की उन्होंने आज इनिंग्स खेली, 100 इन जस्ट 51 बॉल्स, ट्रूली अ मैच विनिंग नॉक। सो ह्यूज कंग्रेचुलेशंस टू इंग्लैंड। एंड पाकिस्तान का देखते हैं अब क्या चांसेस उनके बनते हैं। ऑफ कोर्स वो भी डिस्कशन होगी। मेरे साथ मौजूद है मेरे को होस्ट सिकंदर बख्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट, बट कहना पड़ेगा कि हैरी ब्रुक का आज दिन था। पाकिस्तान ने भी बहुत गलतियां की, वो तो हम ऑब्वियसली अभी डिस्कस करेंगे। इट वाज पाकिस्तान वर्सेस हैरी ब्रुक टू बी ऑनेस्ट। 51 बॉल्स 100। अच्छी फाइट रही, आखिरी ओवर तक गया, बट येस देयर आर मेनी थिंग्स जो हमारे गेस्ट बताएंगे कि उनको क्या लगा इस मैच में, क्या बेहतर हो सकता था। सभी को वेलकम करते हैं। सकलैन मुश्ताक, शोएब अख्तर, सना मीर, मोहम्मद हफीज़ एंड उमर गोल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, हफीज़ आपसे आ जाते हैं। ऑब्वियसली हैरी ब्रुक पे तो हम डिस्कशन करेंगे ही, बिकॉज ही वाज द मेन पर्सन हु टुक द गेम अवे फ्रॉम पाकिस्तान। बट इफ़ यू वर टू लुक एट कि इस पॉइंट पे पाकिस्तान ये मैच हारा, व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स? पेनफुल लॉस है पाकिस्तान के लिए, नंबर 1। नंबर 2, टेक्टिकल एरर्स का एक मजमुआ नज़र आ रहा था इस पूरे टूर्नामेंट में, और वही इस मैच में भी नज़र आया। आप कैसे अपने उस्मान तारिक, जो आपका सबसे इम्पैक्टफुल बॉलर है, आपने 3 आउट किए हुए हैं, तो आप कैसे अपने मेन बंदे को, जिसने आते पहले ओवर में आउट भी किया है, आप आउट करके मैच जीतेंगे या लंबा करके जीतेंगे? वही बात जो है पहले 2-3 मरतबा कर चुका हूँ कि उस्मान तारिक या कहीं पे भी मैच जीतने के लिए आपको इम्पैक्टफुल होने के लिए अपने इम्पैक्टफुल बॉलर को पहले बॉलिंग देनी है, और वो जब आया उसने आउट करके दिया और आपने उसको चेंज कर दिया। तो आई थिंक अगेन आई वुड से नॉट यूटिलाइजिंग the talent around him as a captain. I think सलमान आगा एज ए कैप्टन, और जो थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ है, ये सारा टेक्निकल एरर है। अदरवाइज 164 अंडर द कंडीशन जो हमें मिल गई थी, वहाँ पे जिस तरह की इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, वी नीड ओनली 1 विकेट, एंड दैट टाइम व्हेन उस्मान तारिक कैन कम एंड अटैक एंड गेट 1 more विकेट, यू चेंज हिम। तो मुझे लगता है दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे पाकिस्तान मैच हारा। सकलैन है, पाकिस्तान स्पिन हैवी खेला है, सिवाय उस्मान के पाकिस्तान स्पिन में स्ट्रगल करता नजर आया है। आप कैसा नट शेल में डालते हैं हैरी ब्रुक्स की इनिंग छोड़ के पाकिस्तान की आज की परफॉर्मेंस आउट देयर विद द बॉल? देखें, अक्सर सुना हमने कि जब बैट्समैन का दिन होता है ना, तो दुनिया का जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर उसका दिन है। और जिस तरीके से इसने आज बैटिंग की है, उसने आप आर्टिस्टिकली नॉक को जो किया है उसने आज, क्लासिकल भी था, मॉडर्न डे भी था, इंटेलिजेंट नॉक भी था, मनूवरिंग क्या खूबसूरत उसने की है। तो उसने आपकी स्पिन डिपार्टमेंट को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से उसने मनूवर किया और बड़े अच्छे तरीके से नलीफाई कर दिया उसने। उस्मान तारिक का ये जो हफीज़ कह रहे हैं, अगर मैं हेड कोच होता, कैप्टन होता, मैं भी उसको लेके आ जाता वहीं पे। बट जिस अंदाज से वो क्रिकेट खेल रहा है, जितनी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहा है, उसने उसका तीसरा और चौथा ओवर कितने मज़े से उसने बाउंड्री भी फाइंड आउट की है। मेरा ख्याल है आज हैरी ब्रुक का दिन था, आप कुछ भी कर लेते, उसने ले जाना था आज का मैच। नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने भी तो गलतियां की हैं। यू गॉट टू लुक एट दैट एज वेल। ऑफ कोर्स एक टीम ने के प्लेयर बहुत अच्छा खेला है। 4 आउट करने के बाद आपको नहीं लगता कि उस्मान तारिक से ही 2 आउट करवाने चाहिए? मैंने वही कहा ना कि उसका 1 ओवर और बनता था। 1 आउट किया उसने, वहां भी उसका 1 और ओवर बनता था। शादाब के 2 ओवर अच्छे थे, मगर जब आपको समझ आ रही होती है कि बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल रहा है, 2 ओवर पे वो मज़े से जा रहा है, मेरा ख्याल है 2 ओवर में उसने 11-12 रन दिए, उसको तीसरा ओवर भी करवा दिया गया। वहाँ पे
T20 में तो आप बैट्समैन को सेटल होने नहीं देते हैं, 2 ओवर बहुत ज्यादा है। हाँ, उस्मान तारिक का बनता था क्योंकि वो विकेट टेकिंग बॉलर है, आप उसको 2 ओवर इकट्ठे करवा सकते थे, वहां पे उसका दूसरा ओवर आना चाहिए था। इधर इसका दूसरे ओवर के बाद तीसरा ओवर नहीं आना चाहिए था, इसको नवाज को ले आते या किसी और को लेके आते, ताकि बैट्समैन जो है वो 2 ओवर जब खेल लेते हैं वो सेट हो जाते हैं। तो यहाँ टेक्टिकल एरर्स जो है ना वो यहाँ पे नजर आए हमें। ठीक है, इससे एक चीज़ मैं सिर्फ पीछे जाऊंगी, अभी तो मिडिल ओवर्स की बात करें, एक और गलती पावर प्ले में बहुत बड़ी हुई जहां से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, वो छठा ओवर था। जो हफीज़ भाई अक्सर बात करते हैं कि छठा ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपने छठा ओवर उनको कराया मोहम्मद नवाज को, जो जिनको पिछले 10 मैचों में शायद आपने नया बॉल नहीं दिया, या आप अबरार से कराते रहे, या आप साइम से कराते रहे, या आप फास्ट बॉलर से कराते रहे। तो सलमान के एक ओवर में 11 आए, या तो आप उनको कराते या साइम अयूब से कराते। क्या हो गया अगर राइट हैंड बैटर्स हैं, ऑफ स्पिनर्स हम 3 बैठे, हम राइट हैंडर्स को आउट नहीं करते नए बॉल से। सो वो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, जहां 35 for 3 लगा था 5 ओवर में, आपने 17 रन का एक ओवर करा के पूरा मोमेंटम इंग्लैंड को। वहां पे छठा ओवर उस्मान तारिक का बनता था, जो नहीं करवाया गया। 3 ऑप्शन बनते थे ना, या तो उस्मान तारिक आ जाता है, या सलमान मिर्जा आ जाता है, या साइम अयूब आ जाता है। देखें 3 आउट करने के बाद आपने चौथा आउट करने के लिए किसको लाना था? सबसे इंपैक्टफुल बॉलर को, वो आपका उस्मान तारिक था, तो देते उसको यार। वो की मोमेंट्स होते हैं शुएब, दीज आर की मोमेंट्स। जिस टाइम पे आपने मतलब कि 3 विकेटें ले ली हैं, आपकी 3 विकेट्स इनिशियली आपको मिल गई हैं और आप मतलब एक पोजीशन में आ गए हो कि आप मैच अपने कंट्रोल में ला सकते हो, वहां पे दीज बॉलिंग चेंजेस दैट एवरीवन इज डिस्कसिंग, हाउ इंपॉर्टेंट आर दे एंड हाउ डू यू सम अप टुडेज परफॉर्मेंस ओवरऑल? बस कह दिया जो कहना था उन्होंने, बिल्कुल ठीक है बात। नहीं, आप अपनी भी तो राय दे सकते हैं ना। नहीं देता आजकल, नहीं देनी। यार हैरी ब्रोक की बात करते हैं। एक कॉम्पिटेंट कैप्टन है, एक कॉम्पिटेंट और मेरिट पे सिलेक्ट हुआ कैप्टन है, प्रमोट किया आज उसने अपने आप को। उसने कहा कि मुझे अपने आप को दायरे में लाना है। कोच ने कहा उसको, क्रेडिट किसको दे रहा है? कोच को दे रहा है कि कोच ने कहा था यार तुझे आज ऊपर जाना चाहिए, मेरे ख्याल में दायरे में तुझे आज मारना चाहिए। कहता यही कर लेता हूँ आज। ये है कॉम्पिटेंसी, ये है मेरिट, ये है थिंकिंग प्रोसेस। हमारा क्या है, 3 आउट किए, चौथा हम 8वें ओवर में कर लेंगे। हमने उस्मान तारिक से नहीं करानी बॉल, सिंपल। हमने आउट करने के लिए नहीं जाना, सिंपल। वही ठीक कह रहा है, उसको पहले 10 ओवर के बाद बॉलिंग कराई, आज 8वें ओवर में कराई। और इसी तरह ही पाकिस्तान, वो तो लकीली शाहीन के लिए अच्छा था कि वो चलो बाहर बैठा, उसको एहसास हुआ और उसे 4 आउट किया। आज के समटाइम इट्स नेसेसरी फॉर अ फास्ट बॉलर और समबडी लाइक हिम को उसको कहा जाए यार कि यू नॉट गुड इनफ एनी मोर, फिर वो गुस्से से यार बॉलिंग करे और 4 आउट कर जाए। सकी वॉज राइट कि उसको खिलाना चाहिए, बट अगेन इतनी मेजर मिस्टेक्स ऑन दैट स्केल, दैट गोज टू शो दैट यू डोंट हैव द सेल्फ अवेयरनेस एंड द गेम अवेयरनेस। इट्स वेरी सिंपल इज दैट। और छोटी जो गेम होती है ना, छोटे वर्जन में, छोटी गेम में छोटी गलती छोटी नहीं होती, वो बहुत बड़ी हो जाती है। टैक्टिकल पूरे टूर्नामेंट में, इफ यू लुक एट पाकिस्तान टूर्नामेंट, टैक्टिकल एरर्स हैव बीन ग्लेयरिंग, दे हैव बीन ग्लेयरिंग, दे हैव बीन यू नो, यू कांट रियली इग्नोर देम। जी सॉरी गुल। देखिए, हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, मैचअप की बात कर रहे हैं, स्टेट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी टीम ने जो प्री मैच शो हमने किया है, उसमें हमने स्टेट्स निकाले इंग्लैंड के बैटर्स की अगेंस्ट लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर एंड लेफ्ट आर्म, कि उनके स्ट्राइक रेट क्या है, इकोनॉमी रेट क्या है। और हमने क्या किया, हैरी ब्रूक्स के अगर आप स्टेट्स देखें ना, तो वो अगेंस्ट ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, उसका स्ट्राइक रेट है तकरीबन 40 है, जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट वो आ जाते थे 20s, मिड 20s में आ जाते हैं। तो एक तो हमने वो टैक्टिकली हमने वो प्लानिंग जो हम कर रहे थे, जो वहाँ पे उनके साथ जो एनालिस्ट बैठा हुआ है, वो किस लिए बैठा हुआ है और नहीं पता, हम यहाँ पे हम निकाल ले, हमारे ये पता ही नहीं होना गुल्ली उनको। मैं तो एक गारंटी से कह रहा हूँ, तो हैरी ब्रूक को हमने यहाँ से यही करना है। शदाब ने 2 अच्छे ओवर किए, तीसरा ओवर उसको पता था कि मैंने इसको टारगेट करना है, और उसका स्ट्राइक रेट पे अगेंस्ट लेग स्पिनर बहुत अच्छा है। तो हमारी वो गेम प्लानिंग कहाँ पे, वो जो एनालिस्ट बैठा है उसके वो स्टेट आपको नहीं देता। सेकेंडली, मैंने अभी निकाले लास्ट 5 ईयर्स के हमारे बैटर्स की स्ट्राइक रेट अगेंस्ट लेफ्ट आर्म और लेग स्पिनर की। लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट है उनका 6.0 उनकी इकोनॉमी है और 7.5 स्ट्राइक रेट। इट मीन्स कि इंग्लैंड ने स्टेट्स देखे, मैचअप किए,
आज पावर प्ले में उन्होंने लियाम डॉसन से बॉल करा दी, उसने 3 आउट किए। राइट। तो मतलब ये है कि आपकी Planning. गेम अवेयरनेस, आपकी प्लानिंग और आपके जो स्टेट है समटाइम ये आपको हेल्प करते हैं। अगर कोई ये नई फ्रेंचाइजीज देख रहा है प्रोग्राम, प्लीज रब्ता किया जाए गुली से, आपके क्योंकि यार ये बहुत अच्छी बात की है उसने। नहीं, Very, सही very good उनके analysis. मैंने अभी निकाले लास्ट 5 इयर्स के। एग्जैक्ट, मेरे कागज ना लेके जाएगा वो। मैच मैं तुम्हें बाजार नहीं, में- मैचअप्स तो हम कहते हैं मैचअप्स, बट दिस इज द रियल मैचअप। This is ये real, that real what he's मैचअप talking है about. ये और, मैच। और जो मास्टर स्ट्रोक हैरी ब्रूक को जो शोएब भाई ने बात की कि ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि तुम जाओ पावर प्ले में 1 डाउन, क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्ड पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट भी बहुत बेहतर अच्छा है। तो वो भी उन्होंने स्टैट्स और सारी हिस्ट्री को, ऐसे नहीं कि 3 मैच आपने गद्दाफी की पिच पे खेल लिए तो अब आप 1 डाउन पे जाना शुरू हो जाए। तो आपको ये देखना है कि जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उधर जो पेस आपने खेलनी है वो नहीं है जो आप एक बैटिंग विकेट के ऊपर खेलेंगे। सो हमारी अनफॉर्चुनेटली जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं हमारी सैम्पल साइज बड़ा कम होता है। ये बात मैंने टूर्नामेंट के शुरू में की थी कि अभी सलमान अली आगा ने ये प्रूव नहीं किया कि वो टॉप टीम्स के अगेंस्ट प्रॉपर 1 डाउन है, और वो आज नजर आया कि नहीं, वो आर्चर की वो पेस को एक नहीं। जिद बन चुकी है ना, जैसे शुएब भाई कहते हैं कि ऑलराउंडर्स को खिलाना माइक हैसन की जिद बन चुकी है। इसी तरह सलमान आगा का 3 पे खेलना और बाबर को जो बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है एज ए नंबर 3 बैट्समैन, अगर वो खेल रहा है तो हमने वो नहीं देना, ये जिद बन चुकी है। तो वो जिदें हमें जो हैं अब तक यहाँ पे ले आई है। अगर हैरी ब्रूक को ऊपर लाना था ना आज, तो बात कर ली। आज विकेट में पेस एंड बाउंस था, आज बाबर को दे दो ना चांस ऊपर, आज को दे दो, उसको पेस पसंद है, आके वो अपना टैप करता, अपने टाइम करके चौके वो मारे। आराम से अपना तुम्हें 25 से 50 करके देता है, जहां पे उसने 24 से 25 किया। वेरी सिंपल। अब ये थॉट प्रोसेस कौन लाएगा? वही बात जो है ना तुम्हारी कि नो सेम रिजल्ट डिफरेंट ईयर्स, जो कल रात तुम कह रही थी। शेख भाई हमारे पास एक बैटर था जो टेक्निकली थोड़ा सॉलिड था और काफी अरसे के बाद बाबर आजम की अगर आज आपने बैटिंग देखी हो ना इवन फास्ट बॉलर पे, तो वो हफीज सही बता सकते हैं आपको कि वो कितना स्क्वायर राउंड खेल रहा था। आपने उसको खराब कर दिया स्ट्राइक रेट के चक्कर में, और बैटिंग पोजीशन उसका नीचे लेकर उसको कंफ्यूज कर दिया आपने। आप उसको जबरदस्ती पावर हिटर बना रहे हो, तो वो बिल्कुल स्क्वायर राउंड हो रहा था। फास्ट बॉलर पे भी वो जो बोल्ड भी हुआ है, नॉर्मली वो सीधा खेल रहा है, वो क्रॉस खेल है। ठीक, पॉज ले लो, पॉज। हमारी टीम को उस्मान वैसे तारिक। मैं एक चीज तारिक बोला वाला कि pause आपने आ बोला गया। कि एक बैटर को कंफ्यूज कर दिया है। 350 इंटरनेशनल मैच जिसके हो वो कंफ्यूज कैसे हो सकता है? उसकी अपनी भी एक अंदाज दो। इंडिविजुअल देखिए एक बात रिस्पांसिबिलिटी। शेख भाई ने परसों, मेरे ख्याल से परसों एक बात की थी कि अगर उसके जो बैटिंग ऑर्डर है वो ऊपर नीचे कर रहा है और उससे रन्स नहीं हो रहा है, तो इट्स बेटर कि वो खुद डिसाइड करे कि T20 वो उसने खेलना है कि नहीं। जस्ट फोकस ऑन वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट। वैसे बात तो सिंपल की सही की, 350 मैचेस हैं, अगर कैसे देखें फिर ऑनर्स आप पे आ जाती है कि इफ यू फील दैट यू एंड बात रोल तो बिलोंग ठीक एट है। 4 तो आप खुद मना कर देते हाँ, हैं। चलिए हैरी ब्रूक की बात करते हैं। हैरी ब्रूक का हमने मैच से पहले एक बात की थी कि हैरी ब्रूक का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट कैसा है, और अभी माइकल आर्थरटन भी जब उनसे बात कर रहे थे तो यही था। ये मैच से पहले था 276 रन इनके 9 मैचेस में। इनकी एवरेज देखें 55 से ऊपर की है और 100-150 का स्ट्राइक रेट है, और वो शायद कहीं ना कहीं निगेट कर दिया पाकिस्तान ने। 3 नंबर पे आया, शानदार परफॉर्मेंस थी। मैं दिखाना चाहूँगा उनकी बैटिंग आज। हफीज़ को ही ले लेते हैं। उस चैलेंज को लेना होता है, और ये इनिंग्स बिल्कुल उसको डिफाइन करती है। सकलैन, आपने इंग्लैंड टीम के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, एंड यू नो ही सीम्स टू बी क्वाइट द फाइटिंग कैरेक्टर इन देयर ड्रेसिंग रूम। यू नो जिस किस्म का उन्होंने, इट स्पीक्स ऑफ हिज कैरेक्टर ना, जो आज उन्होंने इनिंग्स खेली है। देखिए, जब ये इंग्लैंड की टीम में आया ही नहीं था तो पहले से आवाज़ लगनी शुरू हो गई थी कि ये एक ऐसा है कि जो एक्सेप्शनल टैलेंट नज़र आएगा और इंग्लैंड को लीड भी करेगा। इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, प्लस अंडर प्रेशर जो है इसकी डिसीजन मेकिंग एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन जो है ना वो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने पहले से ही ये आवाज़ लगानी शुरू कर दी हुई थी, और आज उसने जो डिस्प्ले किया है, इवन उसकी कप्तानी बहुत अच्छी थी। ऑब्वियसली आप ये सारी चीज़ें पहले वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, आप पूरे स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ बैठते हैं, जैसे गुल ने कहा मैचअप्स की बात होती है और किस तरह किसको यूटिलाइज करना है। फिर बीच में अगर आपने थोड़ा सा ट्वीक करना है, अपने बॉलर्स को चॉप एंड चेंज करना है, वो आप राइट टाइमिंग पे चेंज करना है सारा कुछ। आई थिंक उसकी सारी चीज़ें आज बहुत अच्छी थी। उसने जो यूटिलाइजेशन किया है बॉलर्स का, डॉसन को पहले लेके आया है, डॉसन के ओवर किस तरह उसने करवाए, आदिल रशीद को कैसे लेके आया, जो में आया विल जैक्स को थोड़ा सा जैसे भी लेके आया उसको, हालांकि उसका दिन नहीं था
बट उसकी भी यूटिलाइजेशन वो कर गया जैसे उसे करनी थी। और उसके बाद जब आया है तो ऑब्वियसली जब आपको हेड कोच कहता है कि भाई आपने ऊपर जाना है तो आपकी तरफ से भी रिस्पॉन्स आता है, दोनों तरफ से रिस्पॉन्स होता है। ये इन्होंने पहले ही बात कर चुके होंगे, ये स्टैट्स इन्होंने पहले ही देखा होगा, तो पिच को देखते हुए, पाकिस्तान को देखते हुए ये इन्होंने पहले से ही डिसाइड किया होगा। ऐसा नहीं है कि टॉस हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अब इनकी बैटिंग आई तो उन्होंने अब जाके डिसाइड किया तू चला जा नंबर 3 पर। नहीं, ये 1 दिन 2 दिन पहले ही इन्होंने डिसाइड किया होगा, क्योंकि ये गौरव इनकी जो स्टडी क्वालिटी है, देयर प्लानिंग इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन द डे। एग्जीक्यूशन में कोई फ़र्क आ जाए वो अलग बात है, बट आई थिंक जिस तरीके से क्या उसने मजे की बात है, उनको 17-18 साल की उम्र नजर आ जाता है कप्तान कौन सा होगा हमारा आने वाले वक्तों में। हमारा एक वर्ल्ड कप हारने के बाद नजर आता है कि ये कप्तान ठीक नहीं है। असल में पता है क्या शफी, वहाँ पे कमाल है सिस्टम यार। नीचे है ना, सिस्टम से नीचे से ही आपको अंडर 14 से Prepare कर कप्तानी तो दे किसने रहे हैं, कहा सारी यहाँ चीजें सिस्टम देख ना रहे हैं। बनाओ? हाँ, नहीं ये तो आप किसी ने कहा है कि यहाँ सिस्टम ना बनाए? ऐसे तुसी कोई चीज सही नीचे- कर ही नहीं नीचे सकते। सिस्टम पे वो ट्रस्ट करते हैं, नीचे सिस्टम पे चलें। वो ट्रस्ट को वो Okay, अलाइन होते हैं उनके साथ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान की बैटिंग पे भी थोड़ी बात करेंगे एंड लिटिल बिट मोर अबाउट देयर बॉलिंग एंड आल्सो पाकिस्तान के अभी चांसेस क्या हैं नेक्स्ट राउंड की क्वालिफिकेशन के। देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं गेम ऑन है, जिसमें हम डायसेक्ट कर रहे हैं इस मैच को, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। कहाँ पे पाकिस्तान ने गलतियां की। हैरी ब्रुक की इनिंग्स तो हमने डिस्कस की ही कि किस तरह से उन्होंने रियली फ्रंट एज अ कैप्टन एंड वन देम द गेम। बट थोड़ी सी जिस तरह टैक्टिक्स पे बात हो रही है और सिलेक्शन पे थ्रू आउट द टूर्नामेंट हम डिस्कशन करते रहे। हफीज़, एक सवाल आपसे ये है कि क्या अबरार अहमद की जगह इस टीम में नहीं बनती थी? बिकॉज वी हैवंट रियली सीन हिम बोल इन द प्रीवियस मैच। एंड इसमें मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने जो 3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे ट्रस्ट किया, 2-21 रन्स साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, 3 overs 26 एंड 331 शादाब, तो ये टोटल 10.5 की बॉलिंग एवरेज इकॉनमी बन रही है तीनों आपके बॉलिंग ऑलराउंडर्स की। सो जस्ट अ क्वेश्चन, डू यू थिंक ही कुड फिट इन द टीम और नो? देखें, जो आप कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ, जो हम सब कह रहे हैं, और बहुत सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, मिलियंस ऑफ द फैन ऑफ पाकिस्तान वो ये मानते हैं कि अबरार अहमद को होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये हमारी मर्ज़ी से तो काम होना नहीं है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनको ट्रस्ट नहीं है। जब आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट ना हो, आपको ट्रस्ट है आपके उन ऑलराउंडर्स पे जो अपने जो मेन प्राइमरी काम है उसको पूरा नहीं कर रहे। मैं पहले कह रहा हूँ, शादाब और नवाज अगर वो 4 ओवर नहीं करते तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती। तो उनके 4 ओवर इम्पैक्टफुल करवाने हैं, फिर उनकी बैटिंग की मुझे समझ आती है। लेकिन अगर आप उनको इसलिए नहीं उनको खिला रहे हैं कि वो हमें थोड़ी बैटिंग कर देते हैं, और साइम को इसलिए खिला रहे हैं कि वो थोड़ी बॉलिंग कर देता है, तो यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथवे। आपने अबरार जो दुनिया की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 हैं और वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल बॉलर, अगर स्पिनर की बात करूं तो वो यही हैं। आपने पूरे टूर्नामेंट में उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे और उनको मेन मैचेस में बाहर बिठा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के डिसीजन लेंगे क्योंकि आपको लगता है कि नवाज और शादाब हम नहीं हटाना चाहते, बिल्कुल ठीक है, दे आर वेरी फाइन प्लेयर्स, लेकिन उनके फिर 4 ओवर पूरे करने की एबिलिटी को इन्हेंस करवाएं। नहीं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि जब आपके पास 6 पूरे बैट्समैन मौजूद हैं, उस्मान अगर आपके 6ठे बैट्समैन हैं, तो फिर आपको 4 ओवर का वो बॉलर चाहिए जो आपको मैच जितवा के दे। तो ये मेरी सोच है। तो फिर इन नटसेल बहुत सही बात की, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। मैं सक्लेन से पूछ लेता हूँ कि हम बैटर से बॉलिंग की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं और बॉलिंग ऑलराउंडर से बैटिंग की एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं, और उसी बेसिस पे 11 में वो शामिल हो रहे हैं। जैसे कि सना ने भी कहा था 2-3 दिन से कि क्योंकि हमें बैटिंग डीप चाहिए तो हम अबरार की यहाँ पे जगह नहीं बन रही अनलेस अनटिल आप किसी एक प्रॉपर बैटर को सेक्रीफाइस करने में भी बाबर और हुएवर। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारी कि हम बॉलिंग ऑलराउंडर से बैटिंग की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं और शायद साइम से हम बॉलिंग की एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं क्योंकि बैट तो उनका चल नहीं रहा, शायद ये सोच जो है वो थोड़ी सी कहीं मिसलीड कर रही है। देखिए, मैंने जो अपनी 11-11 जो दी थी उसमें मैंने पाकिस्तान की जो इस वक्त जो 15 आपने अनाउंस किए हुए, क्योंकि आपने इसी के अंदर से अपना एक बैलेंस बनाना है, ठीक, उसी के अंदर से आपने बॉलिंग और बैटिंग का कोर निकालना है, उसी के अंदर से आपने कैरेक्टर्स निकालने और उनकी परफॉर्मेंसेस निकालनी उधर से। वहीं से आपको आपका विनिंग फार्मूला मिलेगा और वहीं से आपको मिलेगा कि ऑपोजिशन को कैसे आप तोड़ोगे। फिर आ जाते हैं आपके टैक्टिक्स, और टैक्टिक्स कैसे आप इस्तेमाल करेंगे कि किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करेंगे बॉलर्स को। टैक्टिक्स का ज़्यादातर जो डिपेंड करता है वो बॉलिंग के ऊपर आ जाता है, बैटिंग का भी है बट ज़्यादा बॉलिंग के ऊपर आ जाता है। तो मेरी जो 11 थी उसके अंदर
अनफॉर्चुनेटली अबरार इस वजह से नहीं था कि हमारे बैटिंग में जो है ना वो उस तरह बैलेंस नहीं आ रहा था। और बाबर का मेरा ओपन पे जाना था, साइम को मैं रेस्ट करवा रहा था, और फ़खर चौथे पे था, सलमान अली आगा एक पे ही था। और पहले 4 जो थे मैंने उनको उन्हीं पोजीशन पे सॉलिडिटी दे दी कि ये इस तरह आएगा। बाकी आज अगर हमारे टैक्टिक्स देखे जाएं तो उसमें थोड़ा सा एरर था जिसकी वजह से वो गलती हुई है हमसे। उस्मान तारिक 1 ओवर और कर सकता था, 1 के बाद आपने छोड़ दिया, फिर किसी को, फिर बाद में उसको 1 ओवर करवाए, उसको 2 ओवर करवाते वहाँ पे। एक तो एवरेज बढ़ती, अगर विकेट मिलता तो मोमेंटम मिल जाता, प्रेशर क्रिएट हो जाता। तो अगर इस तरीके से मैं सिर्फ एक सवाल आपसे मैं क्योंकि आपने पाकिस्तान लेवल की कोचिंग भी की हुई है और दुनिया में की हुई है, नवाज को आप बॉलिंग ऑलराउंडर लेंगे या बैटिंग ऑलराउंडर? यार देखो, नहीं, मुझे सिर्फ आप ये बता दें कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर? देखें अ बिट ऑफ बोथ है वो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो खाली फर्स्ट प्रायोरिटी bowling क्या है order। आपकी? मेरा ख्याल है वो बैटिंग इक्वली गुड है। मैं नहीं, फिर वो 5 पे पारी लेने ना, अगर वो बैट्समैन है तो 5 पे खेले। उसको 5 पे इन्होंने इस्तेमाल भी किया कभी, पास में मैंने भी करवाया उसको 5 पे। यानी आपको लगता है वो बैट्समैन है जो बॉलिंग 5 करेगा? पे मैंने भी उसको इस्तेमाल नहीं, किया। फिर वो बैट्समैन है हु कैन बॉल। नहीं देखें, मैंने कहा ना कि मैंने उसको 5 पे भी इस्तेमाल किया, उसमें है पोटेंशियल कि वो बैटिंग कर लेता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको उसने बैटिंग में पिछले 2-3 मैचेस मैं जितवाए मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसका फर्स्ट मतलब- प्रायोरिटी क्या होगी? देखें, जब बॉलिंग आप होगी, बैटिंग होगी। अगर आप बैटिंग से मैच जितवाएं और बॉलिंग से मैच जितवाएं, इसका मतलब ये यू आर इक्वली गुड। उसने बैटिंग से मैच जितवाया कि नहीं देखिए, जितवाया? मैं अपने आप को ऑलराउंडर कहता हूं। मैंने पाकिस्तान के लिए खेला, मेरी सबसे पहले प्राइमरी जॉब मेरी बैटिंग थी। अगर मैं बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा, मुझे मेरे 8 या 6 या 4 ओवर नहीं चाहिए। अच्छा, मेरे टीम के कप्तान मुझे ये कहते थे कि हफीज साहब, आप अगर बैटिंग में अगर स्कोर नहीं करेंगे, आपके 4 ओवर T20 में, आपके 10 ओवर या 8 ओवर वनडे में हमें नहीं चाहिए। तो मेरी प्राइमरी जॉब मेरी बैटिंग है। इसी तरह नवाज की प्राइमरी जॉब उसकी बॉलिंग है, शादाब की प्राइमरी जॉब उसकी बॉलिंग है। अगर वो नहीं कर, साइम की प्राइमरी जॉब उसकी बैटिंग है। अगर वो नहीं कर रहे तो जो वो जिस काम के लिए लाए गए हैं, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर जो टीम में नहीं बनती। चीजें वो हमें नहीं मैं चाहिए। थोड़ा सा इसमें एक रिस्पेक्टफुली एक चीज़- चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने और शायद आपने भी अबरार को नहीं रखा था अपने 11 में। उसका रीज़न ये था कि ऑब्वियसली आप चाह रहे थे कि आप बैटिंग डीप करें और आपके पास ऐसे प्लेयर्स ज़्यादा हों जो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी। तो उस हिसाब से तो फिर हसन सही है। नहीं, प्राइमरी जॉब तो करवानी है ना यार। मैं इसकी एक बात जरूर करना चाहूंगी इवन बिफोर दिस कि आप थोड़ा सा जहां बाबर के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं 100% बनती है बॉलिंग पे काम करे, ज़्यादा नवाज पे बनती है अपनी बॉलिंग पे काम करे, उसी तरह एक जिम्मेदारी अबरार और उस्मान पे भी बनती है। बीइंग ए कैप्टन, हफीज़ भाई भी यहाँ बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं। उस्मान और अबरार को वर्ल्ड कप में दोनों को एक 11 में खिलाना इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग, बिकॉज ऑफ देयर फील्डिंग। ठीक है, तो वो एज आपको फिर शादाब को मिलता है, वो एज नवाज को मिलता है, क्योंकि ना सिर्फ उनकी फील्डिंग बहुत बेहतर है, उनकी बैटिंग भी। तो ये भी आपको थोड़ा सा, जहाँ पर इस मैनेजमेंट के टेक्निकल एरर्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, बट अगर मैं भी शायद हूँ, अगर मेरे पास भी इस तरह का लॉट हो, एक स्पेशलिस्ट बॉलर को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो बाकी टीमों में भी कर रहे हैं, इस सऊदी को भी और सैंडनर को वो बहुत एक आध मैच में इकट्ठे खिलाया। सो ये भी आपको देखना है कि वहाँ पर इन प्लेयर्स की भी थोड़ी जिम्मेदारी है। अबरार को भी बहुत टाइम हो गया, बट उनकी फील्डिंग का स्टैंडर्ड अभी ऐसा नहीं है कि आप दोनों को खिला के और एक बंदे को मिड ऑन पे फील्डिंग कराएं तो एक ही कुछ पाएंगे ना। नहीं, लेकिन जब बाकी अपना प्राइमरी रोल ही नहीं निभा रहे, वो चीज मैं मान रही हूँ, तब आप मैं अग्री फील्डिंग को तरजीह देंगे। नहीं, आपको 11 में बहुत important फील्डिंग 20 ओवर सब ने करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सबने देखिए, करनी। 4 ओवर के 3 आपके पक्के बॉलर हैं। फर्ज किया अगर नसीम इसके अंदर आता है, जो कि मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, नसीम शाहीन 4 ओवर पक्के, उस्मान तारिक 4 ओवर पक्के, यानी 12 आपके पक्के बॉलर मिल गए आपको 12। अब आपने कितने करने? 8। अब आप इनकी इतनी कैपेसिटी, साइम, सलमान, नवाज और शादाब, अगर इनसे आप 8 ओवर टेक्टिकली अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें बीच में से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके 10 ओवर इधर के आप अटैकिंग पे चल रहे हैं, इधर के 10 ओवर में अटैकिंग और साथ में इकोनॉमिकल चलें। ये इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके टैक्टिक्स अच्छे होने चाहिए, और तो टैक्टिक्स फिर आपके 20 ओवर आराम से निकल और सकते हैं। टैक्टिक्स, शुएब, टैक्टिक्स की बात हो रही है। टैक्टिक्स अगर अच्छी होनी है तो मतलब उसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो टैक्टिक्स सही करे। तो आगा की कप्तानी आपने देखी है पिछले 6-7 महीनों में, व्हाटएवर, पहले भी। Has there been any evolution as a captain? Has he learned from his mistakes? Where is he currently at as a captain, as a leader? I don't know. This is the question I need to ask in exactly 3 weeks' time. Where is going to be as a captain in 3 weeks' time? That is my answer.
अगर आप इतने लॉन्ग टर्म के सोच रखते ना तो आपको ये फैसला अभी 3 हफ्ते बाद ना करना पड़ता, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल फॉर दिस जॉब व्हेन यू कॉल अ कैप्टन। और अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल एट नंबर 3 जो हैरी ब्रुक को और उसके साथ में ला रहे हैं आप, तो आई एम सो सॉरी। His batting number has been discussed throughout the tournament. राइट, वन सेकेंडली टेक्निकली कैप्टनसी देखते हैं, कैप्टन मटेरियल नहीं है वो, ज़बरदस्ती मेक शिफ्ट में बनाया गया था वो, एग्जैक्टली आपके सामने आ गई ये चीज़। वो कितनी गलतियां करेगा, अगर वो छठा ओवर नहीं करा रहा उस्मान तारिक से तो कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। हम सारे खेले हुए हैं, हम सारों को पता है क्रिकेट यार, बट अगेन दैट यू नो आई डोंट थिंक दैट इज कट फॉर रोल एंड आई डोंट थिंक आई कैन सी हिम बीइंग अ कैप्टन इन 6 वीक्स टाइम। वही बात होगी, अब सारा मुद्दा सलमान आगा पे आ जाएगा, मैनेजमेंट बीच में से ऐसे करके निकल जाएगी। और जिन्होंने बनाया है एग्जैक्टली वो बच के निकल जाएंगे, उसको सैक करके निकल जाएंगे। गलत फैसला लिया था। इसीलिए कमजोर सलमान का तो बंदा कोई चाहिए कसूर होता नहीं है जैनब, इसीलिए कमजोर बंदे चाहिए होते हैं। जब चाहिए हाँ, अच्छी जॉब पे कमजोर बंदे चाहिए होते तो ये हैं। जब सैक करना हो आराम से मुद्दा उन पे डाल के, अब सारा वर्ल्ड कप उस पे अब सलमान अली आगा पे डाल देंगे ना। ये हिस्ट्री इसी तरह नहीं है हिस्ट्री इस तरह। हाँ, शोभी ये तो देखो ना, अगर आप कमज़ोर बंदे को लेके आ रहे हैं तो जाहिर है आपके ऊपर भी तो आएगा ना सारा कुछ। तो वाई आप Exactly. इस तरह की I चीज़ें agree. कर रहे I हो। agree. भाई मैं अगर कमज़ोर बंदा लेके इसको आ जाता हूँ जी, तो यार मैं कैसे मिरर में अपने आप को देखूंगा कि मैं कमज़ोर बंदे ला के फिट कर रहा हूँ? तो मैं आप मिरर में देख ही नहीं सकूंगा, मैं किससे बात करूंगा? कमजोर बंदा कभी काबिल आदमी आपको को आने नहीं हमेशा देता। हमेशा तगड़े बंदे, देखिए, इस हमेशा फॉर्मेट में कठोर इस रोल, फॉर्मेट ये है में बात simple सारी। thing. इस T20 चलें, फॉर्मेट में इससे- जो कप्तान बनता था वो शाहीन अफरीदी था, आज से साल 1.5 साल हाँ। पहले। हमने उसको हटा के गलती की, फिर उसके बाद हमने मेकशिफ्ट सोची। बाबर को लाना बहुत बड़ी गलती थी, और उसके बाद सलमान आगा से वो रोल लेना जिसके वो काबिल नहीं है, एग्जैक्टली, जिसके लिए वो सॉर्टेड नहीं है। तो ये वो ज्यादती की गई पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। अभी क्या होगा, ये अब एक नई ज्यादती फिर ना हो। मैं समझता हूँ कि कप्तान को फिर से हटाया जाए हर एक ICC वर्ल्ड कप के बाद, ये एक ज्यादती होती है। अगर वो गलती कर बैठे हो तो फिर आप उसी के साथ स्टिक करो, फिर उसको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं करेंगे, नहीं, लेकिन उसका रोल बदलना चाहिए ना। उसका नंबर 3 पे बैटिंग नहीं बनती, कहाँ बनती है? नंबर 4 वेयर ही कैन बैट, बिकॉज ही इज द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान हु कैन प्ले अगेंस्ट स्पिन। फास्ट बॉलिंग के खिलाफ उसकी लिमिटेशंस है, स्पिन के खिलाफ वो बहुत अच्छा है। अगर उसने खेलना है इस टीम के अंदर तो नंबर 4 पे उसकी जगह बनती है, स्ट्रेंथ नॉट ये नंबर थी, कराव से कुछ और रहे हैं, यही होता है हमारे मुल्क में। चले यही बहरहाल अब ये है कि आज ये outspin पे आगे है। किस तरह जाना स्पिन है। पे आउट हुए। आगे किस तरह आज जाना है, फिर भी बड़ा आउट अच्छा हुआ। सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि व्यूअर्स तौहीद के लिए भी हसन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन सिकंदर इस वक्त ब्रेक लेना चाहते हैं, इसलिए हम ब्रेक लेंगे और पॉज, एक जो इस तरह होता है, पॉज करेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिस्कशंस कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या चांस है पाकिस्तान का सर्वाइवल का, आगे जाने का इन दिस T20 वर्ल्ड कप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले डिस्कशन चल रही थी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड पे, टैक्टिकली क्या गलतियां हुई और ओवरऑल बात कर रहे थे। बट बैटिंग में भी सना, इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान बैटिंग, 164 फॉर 9 बनाया, क्या रन्स कम थे? ओवरऑल कैसे देखेंगे बैटिंग जो आज हुई है पाकिस्तान की? आई थिंक कम से कम 20 रन्स तो शॉर्ट थे आपके, और वो 2 फेजेस में मेरे ख्याल से आपका जो बीच का जो मिडिल ओवर्स हैं, हम अगेन बात करते हैं, उस जिस वक्त राशिद और लेफ्ट आर्म डॉसन बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त भी आपके रन्स बड़े कम हुए, और आखिरी 5 ओवर्स में भी ऑलमोस्ट 40 पे कोई 5 आपकी 4 से 5 विकेट्स आपकी गिर गई। तो जब टीम अनाउंस हुई थी, अगेन टेक्टिकल एरर की हम जो बात करते हैं, बाबर और फ़खर में से मेरे नज़दीक अगर आपने बाबर को 4 से नीचे खिलाना है, फ़ायदा नहीं है आपको, या तो आप उनको ऊपर खिलाते या जिस तरह या इन सब ने कहा, लेकिन आपकी जो बैटिंग का फिनिश था और मिडिल ओवर्स दोनों में, और एक बहुत बड़ा डिफरेंस आई थिंक डबल रन्स का था, 20 से 22 रन्स डबल्स इंग्लैंड ले सका आपके ऊपर, हम नहीं ले पाए वो इन द मिडल, एक तो उनकी फील्डिंग की वजह से और आपकी प्लेसमेंट की वजह से भी। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था दोनों टीम्स में आज। साइम की बात कर रहे थे, साइम का ही पूछ लेते हैं क्योंकि वो तो एज आई थिंक बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं, बिकॉज बैटिंग एक्सपेक्टेशन उनसे यही है, 6 रन 17 रन 19 रन 6 रन 14 रन 7 रन। खेल वो ओपनर रहे हैं या कैसे बॉलिंग की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं? खेल तो वो ओपनर रहा है। हाँ, तो मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन तो यही लग रही है कि ही इज इन द He's 11 being बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग। sarcastic. अच्छा, आपने जो बाबर और रिजवान को चेंज किया था टू गिव हिम एंड दे बैक्ड हिम फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम, आपने खुद इस पे एडवोकेट किया था, बट वही वाली बात आ जाती है जो पहले की थी कि व्हेन डू यू ड्रॉ द लाइन दैट यू नो टेक अ बैक सीट एंड यू नो रीअसेस थिंग्स एंड कम बैक। यू नीड टू, क्योंकि यही बात अभी हमने बात की, शुएब भाई ने बात की
कि एट सर्टन स्टेज आपको बैक सीट पे बैठना पड़ता है और थोड़ा अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है, जो शाहीन के साथ किया। शाहीन को जब उसको 2 मैच 3 मैच नहीं मिले तो ही मस्ट हैव थॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और अगर आप आज उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल देखें तो ही वो जो उसका एक मोमेंटम था कि मैंने पहले 3 ओवर बॉल या 4 बॉल यॉर्कर मारने हैं, he never did that। उसने आज लेंथ बॉल की, they were expecting him to bowl the same yorker but it was going away from the right hander batsman and he got him out फिल शॉट को। तो होता ये है कि जब आप बाहर बैठते हैं आपको एक जो बैक सीट मिलती है तो आपके ऊपर एक तो प्रेशर हटता है हर मैच खेल के फेलियर लेने का, और दूसरा आप अपने आप को एनालाइज करते हैं कि यार मैं क्या गलतियां किए जा रहा हूँ। और ये काम होता है एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का कि वो ये फैसला लेने की अहलियत रखते हो, क्योंकि जब तक उसकी बैटिंग काम नहीं आ रही साइम की, हमें उसके 2 ओवर 3 ओवर में 2-3 मरतबा प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उसके 2 और 3 ओवर तब काम आएंगे अगर वो एज ए ओपनर स्कोर करें। लेकिन अभी तक उनके जो एरर्स हैं, उनकी जो शॉट खेलने की एबिलिटी है, मुझे उस पर कोई शक नहीं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन वो कर रहे हैं दैट इज नॉट गुड इनफ एज एन ओपनर टू रिप्रेजेंट एनी इंटरनेशनल टीम। तो यहाँ पे उनको काम करने की जरूरत है, उनके कोचेस को काम करने की जरूरत है, और अगर वो नहीं समझ पा रहे तो उनको रेस्ट देने की जरूरत है। यानी अगर आप अपना प्राइमरी रोल नहीं फुलफिल कर रहे, लेकिन अगर आप अपना दूसरा रोल कर सकते हो तो आप टीम में हो। जी इस वक्त यही मतलब है ना, बिल्कुल ऐसे ही। इसका यही मतलब है कि भाई आप अगर आपकी पहले फर्स्ट जॉब क्या है, व्हिच इज बैटिंग, बट यू हैवंट बीन एबल टू स्कोर रन्स, बट बिकॉज़ यू कैन बॉल यू आर इन द टीम। जैसे जो बैट्समैन है बॉलिंग कर रहे हैं, जो बॉलिंग कर रहे हैं वो बैटिंग कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ऐसे चलता रहना चाहिए एक आधा साल और। एक आधा साल थोड़ा लाइट करो यार, मोहल्ला कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना, आप ये देखें पीटीवी हमें खर्चा करता है, ये सेम सेट हमारा पिछले साल लगा था, वही बातें आप रिपीट पे चला दें, आपको एग्जैक्टली सेम स्टोरी मिल जाएगी, आपके पैसे बच जाएंगे। इन्होंने चेंज नहीं होना। मैं आपको सही कह रहा हूँ। पिछली बातों में उस्मान तारिक और पॉज कहाँ होगा? वो नहीं था ना, उसको ऐड करने के लिए सेट लगा है। उनका एक वीडियो बना कर रख लेते हैं ना, ये पॉज पे छोड़ दे। तो nothing has changed since we've done the Champions Trophy. Nothing has changed. We've done the Asia Cup. Nothing has been changed. I've been doing this TV for last 20 years. Because जब आपको तरक्की से नफरत होती है तो आप कमज़ोर बंदों पे बेट लगाते हैं, आप कमज़ोर बंदों को आगे लाते हैं। सिस्टम को वही तगड़ा बंदा करेगा जो एक्चुअली चाहता है, जो खुद तरक्की पसंद हो, जिसको खुद तरक्की अच्छी लगती है, जिसको तरक्की से नफरत हो, आप क्या कर सकते हैं? अगर आप पे इतनी डिटीरिएशन लानी थी क्रिकेट में, और अगर आपने ऐसा कोच लाना था, let's get it straight now. अगर आप ये कहते हैं कि माइक हैसन इज द गाय इन द वर्ल्ड क्रिकेट, दुनिया वो 100 साल वाली क्रिकेट खेल रही है, आगे वाली हम खेल रहे हैं 100 साल पीछे वाली, यही है ना। अब जब हम पिट के कह रहे हैं, चीख के भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, वो कहता है नहीं, जो मैं जानता हूं तुम्हें पता ही नहीं है। अगर ये स्टबननेस है तुम्हारे अंदर, कि साइम की स्टबननेस ये है कि मैंने तो गोइंग अवे बॉल, अब मुझे पता है, मैं बैठ के कमेंट्री कर रहा हूँ, जेफ राइस को बाहर निकाल ताकि इधर बातें कर रहे थे ना हम। अगर एज ए बॉलर मैं कह रहा हूँ, वो अपनी स्टबननेस नहीं छोड़ रहा साइम। उन्होंने कहा मैंने ये खेल नहीं खेलना, मैंने ये खेल नहीं खेलना, नो मैटर व्हाट पाकिस्तान डज, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी शॉट खेल रहा है यार। वो हेवन से यार। एंड द बिगर लॉस इज कि आपने एक को अकोमोडेट करने के लिए आपने बाबर, रिजवान, फखर जमान सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और अपने आप को सेटल करने के लिए फखर जमान को कॉम्प्रोमाइज कर दिया पिछले 5 साल। अच्छा, 3 की बात कर लेते हैं। आप फास्ट बॉलर हैं उमर, अगर आपके सामने सलमान आगा हो, उनके 60 रन है 5 मैचेस में, 12-1-4 38-5, हिज नंबर बीइंग एट 3, जैसे एक तरफ बैज ने उनको 3 पे करा हैरी ब्रूक को एंड इट केम ऑफ। पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप से पहले रिसेंटली ये फॉर्मूला जो है ट्राई किया है टू सेंड हिम एट 3। हाउ डू यू सी हिम एंड दैट नंबर? देखिए, उसने रन्स किए इससे पहले, लेकिन अगेन अब हम जो वो बात कर रहे हैं ना, जो शेख भाई भी कि आप दूसरे को कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आप वो नंबर जो दूसरे की परफॉर्मेंस है वो आप ख़राब कर रहे हो। ठीक है, उसने रन्स किए यहाँ पे होम पे किए, लेकिन अगेन उनके अगर आप अगेंस्ट बड़ी टीमों का अगेंस्ट आप देखिए तो उसने इस नंबर पे कभी भी रन नहीं किया। उसका जो रोल था वो नीचे नंबर पे है, वो स्पिनर को ज़्यादा बेहतर खेल रहा है। हफीज़ बेहतर बता सकता है कि उसकी जो फास्ट बॉलर पे इतना टेक्निकली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसने रन्स तो किए यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन आप देखिए कंडीशन क्या थी।
अपोजिशन कौन सा है, अपोनेंट आप किसके खिलाफ खेल रहे थे। तो आई थिंक वही आप बातें रेस कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी जो नंबर 3 पे जो खेल रहा है उसकी वजह से आप दूसरे प्लेयर्स को भी आपने डिस्टर्ब किया, मेंटली आपने उनको कंफ्यूज कर दिया है। तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि उसका नंबर 3 जगह बनती है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूंगी, मैं अक्सर बात करती हूँ सर्वाइवल मोड की। जिस वक्त सलमान अली आगा ने कप्तानी ली थी, आपको याद होगा वो अपना नंबर छोड़ के दूसरों को अपने से ऊपर भेज रहे थे। जिस वक्त शुरू का माइंडसेट था, उन्होंने हसन नवाज को अपने से ऊपर भेजा, यंगस्टर्स को अपने से ऊपर भेज रहे हैं। बाय द टाइम वर्ल्ड कप आता है, इतनी आप इनसिक्योरिटीज प्लेयर्स के अंदर डालते हैं, अब वो अपने नंबर से भी ऊपर जाके खेल रहे हैं। सो कहाँ से ये माइंडसेट शुरू हुआ? एक कप्तान को आपने बनाया, वो सेल्फलेस था, वो अपने आप को अपनी जगह दूसरों को भेज रहा था, और अब वो जो है वो ऐसे नंबर पे खेल रहा है जो उनकी जगह नहीं है। सो इसको भी समझने की बात है, इसको भी इसको आप छोटी चीज़ ना समझें। मुझे याद है इन्होंने खुद हसन नवाज को एक दफ़ा 4 पे भेज के उसने उस मैच में 50 कर दिया तो सेट हो गया। तो हम यही कहते कि यार चलो अच्छा, इस लिहाज से इसकी कप्तानी अच्छी है, टीम डेवलप कर रहा है। तो कप्तानी के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। कप्तानी के लिए आपको अपने आप को एट टाइम्स पीछे करना पड़ता है। जिम्मेदारी लें, बट वो जिम्मेदारी लें जो आप उठा सकते हैं। हसन नवाज कहाँ गया? ये तो जनरेशन टैलेंट। लेकिन कहाँ गया हसन अगेन नवाज? वही आप जो बात कर रहे हैं ना कि वो नीचे जा रहा था, आपने से ऊपर यंगस्टर को भेज रहा था, तो वहां पे भी उस पर क्वेश्चन रेज हो रहे थे ना कि ये बीइंग अ कैप्टन ये क्यों नीचे जा रहे हैं। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए मैनेजमेंट ने जबरदस्ती उनको कहा कि आप नंबर 3 के लो। ये सवाल मैं इसलिए करी बिकॉज जब वो आए थे तो आपने कहा था कि प्रेस उसमें इंटरव्यू में सलमान अली आगा ने उनको जनरेशनल टैलेंट कहा था। दैट्स हाउ ही वाज पुट। सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट कि वो बिल्कुल टीम के मतलब परफॉर्मेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, वाज इट जस्ट ही कुडंट डेवलप और हाउ डू यू भी थी, कुछ माइंडसेट की भी बात थी, प्रेशर हैंडलिंग की भी बात थी, बट वो काम आपकी मैनेजमेंट का है कि आपने प्लेयर को मेंटली तैयार करना है। अगर आप उसको वर्ल्ड कप ईयर में टीम में लेके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट जगह पे खिला रहे हैं, तो फिर आपको ये पहले असेस करना चाहिए ना कि वो मेंटली स्ट्रांग है कि नहीं। आप टीम में लाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि नहीं ये तो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, इसको तो नहीं हम खिला सकते। इस तरह की बातें आप शुरू कर देते हैं। उसके अलावा मोहम्मद हारिस को आप एक टाइम कहते हैं 1 डाउन भेजते हैं, वो अच्छी प्रॉपर मॉडर्न डे क्रिकेट आपके हिसाब से खेलता है, फिर उसको अगले मैच में आप 6 नंबर भेजते हैं, वो 1 बॉल पे छक्का मारता है, फिर उससे नहीं होता, आप 2 मैचेस बाद उसको निकाल देते हैं। पहले आप कहते हैं जी सेल्फलेस है तो हम इसको हर नंबर पे भी खिलाएंगे और हम इसको बैक करेंगे। तो हमने बहुत से प्लेयर्स के साथ ऐसी चीज़ें की हैं जिस वजह से प्लेयर्स भी हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहते हैं। वो ट्रस्ट नहीं कर पाते कि हमने अगर इस ब्रांड से क्रिकेट खेलनी है तो हम फिर भी टीम में रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि कसूर किसका है? हमने तो यही बात की है, सिस्टम का, मैनेजमेंट का। कसूर किसका? मेंटल स्ट्रेंथ क्या इंप्रूव होती है एक प्लेयर की? बाहर बैठ के तो नहीं होती। मैं तो एक सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन था कि आई अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं सिस्टम, देखिए ट्रिकल इफेक्ट ऐसे नीचे ही जाता है और फाइनल प्रोडक्ट जो है वो प्लेयर ही होगा जो फील्ड में। अगर ऊपर से चीज़ें सही नहीं हो रही तो उसका आपको जो रिजल्ट है वो देखिएगा। ये रिजल्ट ओवर द नाइट तो नहीं है, ये तो 2-3 साल जो भी चल रहा है उसका सब सामने आ रहा है। क्या कोच को होना चाहिए सेलेक्टर या उसमें रोल? डेफिनेटली आपके टाइम पे थे उस वक्त भी शायद कोच सिलेक्टर नहीं होता था मेरा जानता नहीं, से तो होती है हमेशा कोच की और कप्तान की, क्योंकि वो अलाइन होता है ना उसके साथ, सिलेक्शन कमेटी के साथ अलाइन होता है। क्योंकि आपने जो सिलेक्ट किए, सिलेक्टर ने जो सिलेक्शन कमेटी है उसने सिलेक्ट किए, आप उनके कट फॉर रोल आप बताते हैं कि जी मैंने इसको किस वजह से सिलेक्ट किया है और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। हेड कोच के साथ वो बैठता है, फिर वो बैठ के वो सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करता है कि भाई यहाँ ये बंदा इसके लिए कट फॉर रोल है। वो फिर हेड कोच जो है वो अपने कोचेस के साथ बैठता है, फिर कैप्टन को साथ में लेके आता है, फिर वहाँ से प्लान बनते हैं आपके। So the accountability lies with both. दोनों पे है ना, प्लेयर पे भी और मैनेजमेंट पे भी, ऐसा नहीं। ऐसे अगर अब बच्चों की टीम है, ये 6ठी जमात की टीम है, वो तो उसको अब चाहिए होंगे इस किस्म के कोचेस, इस किस्म की चीज़ें। लेट 90s के लौंडे, उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता ये है सुपरस्टार आने वाला, ये ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है पाकिस्तान में। इसको किसने सेलेक्ट करना था? इसने बस आके बताना था, बताया। हमारे टाइम पे कोई कोचेस, मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे टाइम पे कोई कोच था, ये एक आधा मुझे याद है, मुझे नहीं याद था मैनेजर कौन था। हमारा ऐसे टोटली काम था कि जाना अंदर, कप्तान पता होता था, कप्तान ही था, बट दैट्स अबाउट इट। अब सोचो हम वहाँ से कहाँ गिरे हैं। यही तजर्बात करते रहे स्क्वाश के साथ, यही तजर्बात करते रहे हॉकी के साथ, अब माशाल्लाह हम यही तजर्बात कर रहे हैं क्रिकेट के साथ। आपकी एंड प्रोडक्ट ये है और अगले 2 साल में और देख लें क्या होगा।
और शोएब भाई जो सिकंदर का सवाल है ना, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एंड जो प्रोडक्ट है, जो हमारा प्लेयर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इज अ प्लेयर। तो जब प्लेयर को किसी को भी खिलाया जा रहा है, ही हैज टू डिलीवर, और अगर वो रेडी नहीं हो रहा है, इसमें गलती उसकी भी है। जैसे बाबर इज नॉट नंबर 4 प्रोडक्ट, हम पहले से कह रहे हैं, एज ए प्लेयर वो सॉर्टेड नहीं है, उसके पास वो गेम उसकी वो जो इंग्रेडिएंट्स नंबर 4 पे खेलने की रिक्वायरमेंट है उसके पास नहीं है। बताओ क्या है? Who given him a role? मैं आई बेग टू डिफर And why he accepted? थोड़ा सा किसी हद तक कि मुझे ऐसा फील आता है, या शायद देखने वाले को, कि फेस सेविंग दी जा रही कि जी देखिए एट द एंड ऑफ द डे कितना बड़ा प्लान हेड कोच देते, एग्जीक्यूट प्लेयर ने करना है ना। वो आके बैट पकड़ के बैटिंग करेगा, ना वो बॉलिंग करेगा। कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज प्रेशर ऑन द प्लेयर, सिस्टम के फॉल्ट्स होंगे, एवरीथिंग होंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन वो पाकिस्तान स्टार पहना हुआ है क्योंकि वो कुछ है, ही हैज परफॉर्म्ड सम, कुछ करके ही आया है यहाँ पे। ऑनेस्ट थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा मैंने प्लेयर तो आपको पहले दिन ये बात की कि 80% जिम्मेदारी बाबर की है, जो फॉर एग्जांपल हम एक एनी प्लेयर, और 20% आपके उसकी है सिस्टम की। बट दिस इज फॉर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स। जो यंग प्लेयर्स के साथ हम ऊपर नीचे करते हैं ना, वहां पर 50-50 जिम्मेदारी है, क्योंकि आप उसका कॉन्फिडेंस जल्दी हिलेगा। So it depends। ये जो परसेंटेज है ना, जब आप खेल रहे हैं तो 100% परसेंटेज जो है ना जिम्मेदारी प्लेयर की है, 100%। उससे पहले जब प्लान्स बन रहे होते हैं तो उसके अंदर वो जो है हर बंदा अपने अपने प्लान्स के मुताबिक काम कर रहा है। और अगर आप अंदर जो 100% उसकी जिम्मेदारी है और उसको कट फॉर रोल ही ना रखें, फिर क्या होगा? फिर परसेंटेज कहीं और निकल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। नहीं, प्लस लाइक आई थिंक यू मेंशन्ड और समबडी मेंशन्ड के मोस्ट ऑफ देम हैव प्लेड ओवर 100 T20 इंटरनेशनल। जो आपका कोर है, जो 3-4 आपके प्लेयर्स हैं, वो 100 से ज्यादा ऊपर T20 इंटरनेशनल्स खेल चुके हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि जी मैनेजमेंट मैचेस इस पाकिस्तान की टीम की जो आज खेली है, इसको काउंट कर ले, नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय पाकिस्तान टीम जो आज मैच खेली है, और नंबर ऑफ मैचेस जो इंग्लैंड की टीम ने खेले हैं, तो डबल का फर्क होगा। इसमें से पाकिस्तानी प्लेयर डबल अहेड होंगे, लेकिन परफॉर्मेंस तो प्लेयर ने देनी है ना। इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे आर रिस्पांसिबल। इसमें सिर्फ एक चीज़ ये है कि जब आपको ना अंदर लीडर्स चाहिए, ये बात मैं पहले भी बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ। मैं जो प्लेयर्स के ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी कम डालती हूँ कि आप लीडर्स डेवलप ही नहीं होने देते। कोई ऐसा बंदा जो सवाल करता है सिस्टम पे, उसको सबसे पहले आप बाहर करते हैं। आप प्लेयर डेवलप तब होगा, प्लेयर पे फुल जिम्मेदारी मैं तब दूंगी जब आपने उसको फिर अथॉरिटी दी कि हाँ तुम करके दिखाओ। यहाँ पे आप कितने ऐसे प्लेयर जो ज़्यादा मैचेस खेल रहे हैं ना, वो है जो चुप करके बस वो कर रहा है जो कहा जा रहा है। जहाँ पे कोई प्लेयर थोड़ा सा सवाल उठाता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा एक कैरेक्टर शो करता है, इस टाइम पे अगर शोएब अख्तर होते इस टीम में तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि सबसे पहले छुरी चलनी थी कि भाई निकालो। क्योंकि अब सिस्टम हमने ऐसा बना दिया कि जो थोड़ा सा सवाल उठाता है, जो थोड़ा सा कैरेक्टर लेके आता है अपना, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। इसलिए कमज़ोर लोग चाहिए ना। इस तरह तो कोच भी नहीं टिकते, वो भी चेंज हो जाते। तो यही तो हम नहीं, इसीलिए मैं सिस्टम में वापस बात कर रहा हूं, उनको साल देना चाहिए। गैरी कर्स्टन नहीं आए ना, ज्यादा देर नहीं रह सके। 1.5 साल देना चाहिए। वो तो मैंने तो देखा भी नहीं उनको। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि वो उन्होंने अपनी मर्जी की चीजें मांगनी थी। हफीज भाई वगैरह गए 2 महीने में बाहर आ गए। उनको भी क्लैरिटी लेनी चाहिए थी आने से पहले। वैसे तो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, क्लैरिटी दी जाती है। मैं आपको बताऊं, मुझे भी जब बदलाया गया था तो 4 साल का कहा गया था, और कहा गया था कि आपके पास तमाम वो ऑप्शंस जो क्रिकेट की बेहतरी की होगी आप डिसाइड करेंगे। बात सुन ले पहले, यही बात इन्होंने जेसन गिलेस्पी से की मेरे निकालने के बाद। मुझे 2 माह के बाद जब निकाला तो जेसन गिलेस्पी से जो वादे किए, जिसकी बेस पे वो कोच बना, जब उसको हटाया गया तो वो भी छोड़ गया। सिमिलर गोज विद गैरी कर्स्टन। उसको जब वो चीजें कही गई कि एज ए कोच यू विल मेक द कॉल रिगार्डिंग मूविंग फॉरवर्ड प्लान्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, जब उसको नहीं मिला दे लेफ्ट। तो उनके छोड़ने की वजह कोई फाइनेंस नहीं थी। इसमें थोड़ा सा आप कहा होगा, बट डिमांड ये थी पीसीबी की आप फुल टाइम कोच हैं, आप फुल टाइम इधर आए। उन्होंने कहा जी हम फुल टाइम नहीं आ सकते। मैं ये नहीं मानता। चले मुझे नहीं, लेकिन इसमें आप ना माने, बट ये बात तो मैंने जो स्टेक होल्डर्स जो अथॉरिटीज दी गई थी ना, जो ऑफर की गई थी, वो बाद में रिड्यूस की गई। हफीज ये बात आपके साथ जो हुआ वो मैं आई फील सॉरी फॉर यू, बट इन दोनों को कहा कि फुल टाइम, उन्होंने कहा हमने फुल टाइम नहीं आना। वो काम करके चले जाते थे। भाई जब आप सीरीज करके चले गए, अब आपकी जो लर्निंग्स हैं उसको कैसे आप आगे 6 माह में जो 5 माह गिलेस्पी था, उसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ऑफ डेज में प्लेयर के साथ काम करते हुए देखा। नहीं तो अगर फुल टाइम जॉब करनी है तो आपने उसको मिकी अख्तर को क्यों बनाया डायरेक्टर? दो जगह पे काम कर रहा है, वो भी ऑनलाइन। मैं बैक नहीं कर रहा, बट मुझे ये पता है क्योंकि मैं भी उधर ही था।
उस वक्त मैं भी उधर ही था। ये चले जाते थे और एक दफ़ा यहाँ का नाम नहीं लूँगा, जो स्टेक होल्डर थे उन्होंने कहा जी, मैंने इनको कहा आप रुकें, हम आगे आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं कार जा रहे हैं। एक सेकंड, वो blind है। इसकी वजह I से। never worked for Pakistan Cricket Board. Neither I wanted to work for Pakistan Cricket Board. I'm saying that on record. What is it like working in Pakistan Cricket Board? I'm asking you, both of you, It's quite or three of you. It's quite challenging. It's Why? quite challenging because we are not, visionary, honestly speaking. Whenever we think that, this is good for the Pakistan, उसके plans ही पूरे नहीं होते. And then जब आप execution की तरफ जाते हैं तो there is no support whatsoever. और फिर हम लोग चॉप एंड चेंज सारा सब कुछ तो सामने ही है, चॉप एंड चेंज करते चले जाते हैं जिसके चले- अफेक्ट्स ओवरऑल हर चीज़ पे चले जाते हैं। अच्छा, गिलेस्पी की आपने बात की थी। गिलेस्पी का इफ़ यू रिमेंबर, जब टेस्ट मैच के दौरान ही उन्होंने आके बताया था, उन्हें एक शायद इंटरव्यू दिया था कि मैं तो सिर्फ मैच डे कोच हूँ। जब उनसे उनको कहा गया था कि आपने सिलेक्शन, पावर्स ले ली दी थी, सिलेक्शन की आई पावर्स थिंक ले ही ली केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड दिस दोनों दैट के आई एम साथ, जस्ट जो हमें बाहर से पता है, ग्लैन भाई को अंदर से पता होगा, जो हमें बाहर से पता है, एक हफीज भाई वाली बात कि उनसे पावर्स ले ली गई थी गिलेस्पी से, जिस पे उन्होंने कहा था कि मुझे पपेट टाइप कोच नहीं बनना। और दूसरी चीज़ गैरी कर्स्टन का ये था कि वो छुट्टी लेके गए बाहर और यहाँ पर एकदम से एक टूर्नामेंट रख दिया गया और उनको कहा कि आके अब वो टूर्नामेंट देखें। तो उन्होंने कहा अभी तो मैं गया हूँ बाहर, तो वो गोरे तो पहले से चीजें प्लान करते हैं, हम एकदम से भी टूर्नामेंट रख के कहते हैं आके अब देखो। थोड़ा सा मिक्सअप चले इस पे हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात कर लेते हैं। देखते रहिए गेम ऑन है। अच्छा जी, वापस आ गए हम गेम ऑन पे और ये सिचुएशन है आपके ग्रुप की। इंग्लैंड एट द टॉप विद 4 पॉइंट्स, न्यूजीलैंड 1, पाकिस्तान 1 बिकॉज दे हैव लॉस्ट टुडे। उन्होंने अपना आज का मैच हारा है और श्रीलंका जो है उन्होंने भी जब अपना पिछला मैच था इंग्लैंड के खिलाफ हारा था, इसलिए उनके 0 पॉइंट्स हैं। इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, एक और टीम ने जाना है और सवाल अब यही बनता है कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका में से कौन सी ऐसी टीम है जो कि आगे क्वालिफाई करेगी। जी, तो अब आ जाते हैं इस सिचुएशन पे कि इफ एंड बट्स पे आ जाते हैं, बिकॉज डिस्कशन तो करनी है, बिकॉज टेक्निकली वी आर स्टिल अलाइव इन द टूर्नामेंट एंड काइंड ऑफ डिपेंडिंग ऑन न्यूजीलैंड। हफीज, अब क्या सिचुएशन देखिए, किसी पे तो बाद में जाएंगे ना, पहले खुद तो को मैच जीत लें। पहले हमने कहीं पे खड़ा होना है तो पहुंचना है कि बारिश के जोर के ऊपर पहुंच जाएंगे हम तो। अब ऐसी सिचुएशन है, अब इसका अभी हमें चुप करके बैठ जाना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा दूसरों की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए और अगले 3 मैच पहले देख लें, क्योंकि पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ मैच एंड में है। अभी कल एक मैच है जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, वो काफी हद तक कुछ ऑप्शंस आपको क्लियर कर देगा। तो अभी से ये सोच लेना क्यों हार जाए, ओदी फूफी मार जाए, चाचा मार जाए, डोंट थिंक लाइक दैट। नहीं, इसमें एक क्लैरिटी कर लेते हैं, बल्कि जो देख रहे हैं वो भी पेंसिल कॉपी अपने हाथ में ले लें कि सिंपल फॉर्मूला है यहाँ से कि न्यूजीलैंड अगर एक मैच अपना जीतता है और एक हारता है तो पाकिस्तान श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराए और सुपीरियर नेट रन रेट पे क्वालिफाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन, न्यूजीलैंड दोनों मैच हारे, पाकिस्तान श्रीलंका को हराए और थ्रू हो जाएगा। बात These are the करते only हैं two options. इसमें सिर्फ सबसे पॉजिटिव बात यह है कि न्यूजीलैंड के दोनों मैच हमसे पहले हो जाएंगे, तो हमें श्रीलंका के मैच से पहले एग्जैक्टली पता होगा हमने क्या कल भी किया। अगर ये हम positive जो बात। अभी एक डिस्कशन कर रहे थे, एक ऑफिशियल आपको लाइक इनसाइड बता रहा हूँ, जो सिलेक्शन पे हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है, 20 प्लेयर सिलेक्टर्स देते हैं कप्तान और कोच को, और कप्तान और कोच अपनी मर्जी से 15 पिक करते हैं। तो सिलेक्शन का जो जोर है वो सिर्फ 20 प्लेयर तक है, वो 20 प्लेयर ऑफर कर देते हैं कि जी ये 20 प्लेयर है, और कप्तान और कोच अपनी मर्जी के 15 उठाते हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोच और कप्तान के ऊपर आती है फिर। यस, सिलेक्टर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, लेकिन जो मेन 15 पिक किए जा रहे हैं वो कप्तान और कोच बट खुद मुझे कर। जो इन्फॉर्मेशन है उसमें माइक हैसन सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। नहीं, देखिए ये पावर दी जाती है और ये पावर्स उनको मिली भी है, और ये मैं आपको डेलीगेट ऑफिशियल, किए हुए। ये मैं आपको बड़े तो उस 20 में उनका भी बड़े एतमाद और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये करेक्ट है। चिड़ी या नहीं, चिड़ी नहीं है, फाख्ता? मैं चिड़िया नहीं जानता, फाख्ता ना मैं फाख्ता रखना ना मैं चिड़ी रखना, मैं ओरिजिनल गल करना। और दिस इज व्हाट इट इज। उमर, So all in all, is the man in power is the coach, right? कोच he is empowered, which is a good thing। किसी भी Very कोच good को होना चाहिए। आपको होना फुल चाहिए। अथॉरिटी और वो मिलनी चाहिए, बट फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी भी होती है, नहीं, जहाँ लेकिन ऐसे ही एम्पावरमेंट क्या- होती है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जी सिकंदर, साहिबजादा फरहान, the good part of today's match. Absolutely. He is the only अच्छी positive. परफॉर्मेंस, एक और 50 और काफ़ी अच्छा लीड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रन्स। उनकी बैटिंग की थोड़ी झलकियां देखते हैं एंड बात भी करेंगे इनसे, बात करते हैं
मुझे डांट पड़ रही है। बात करते हैं साहिबजादा फरहान की। साहिबजादा फरहान ने अपने लिए एक फोकस रख लिया है कि उन्होंने चाहे लेफ्ट राइट विकेट्स गिर रही हों, उन्होंने जो है पावर प्ले को कैपिटलाइज करना है। उमर से बात करूंगा एज अ बॉलर, उनको बॉलिंग कराने के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ गया क्योंकि आई थिंक ही शायद स्ट्राइक रोटेशन और सिंगल्स का उनका इशू हो, बट पावर हिटिंग में वो परफेक्ट जा रहे हैं। देखिए, आप उसकी जोन में अगर आप बॉल करते हो तो वो आपको मारेगा। वो आज उसकी जो को पिचेस है यहाँ पे वो ये सूट कर रहा है। जहाँ पे ये आएगा थोड़े से बाउंसी पिचेस पे, जहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस आपको मिल रहा हो, तो ये वहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है। लेकिन अभी तक तो जो हाईलाइटिंग आप पाकिस्तान की कोई भी चीज़ करना चाहेंगे सिर्फ फरहान। जिस तरीके से पिछले 6 माह में उसने अपने आप को इमर्ज किया एज ए प्लेयर, अपने आप को प्रेजेंट किया, हर मुश्किल कंडीशन, हर प्रेशर वाला मैच इज परफॉर्मिंग वेल। नहीं चले, एटलीस्ट एक पॉजिटिव तो है। एंड गुड थिंग इज दैट ही हैज, शाहीन इज अ पॉजिटिव, 4 विकेट्स ऑफ कोर्स वो तो शुएब से ही बात कर लेते हैं या उमर से पूछ लेते हैं। आज चले उमर से पूछ लेते हैं। उमर, आपने काफ़ी उनके साथ काम भी किया है एज अ बॉलिंग कोच, यू आल्सो स्पोकन अबाउट वेयर ही इज गोइंग रॉन्ग। तो आज लगता है कि कुछ जो भी बातें थी, जो सब कर रहे थे, उस पर उन्होंने अमल भी किया है और आज अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिली। देखिए, अब जब भी आप आउट ऑफ फॉर्म होते हो तो आप जाते हो, जब आपको रेस्ट दिया जाता है तो आपको टाइम मिल जाता है, अपने आप को असेस करते हो, अपने आप से बात करते हो कि कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, टेक्निकली मैं गलत हूँ, टैक्टिकली गलत हूँ, या मेरा कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। वो मेरे ख्याल से उसने, आई एम श्योर उसने काम किया होगा, उस कोच ने भी उसके साथ काम किया होगा। लेकिन हमेशा से जब आप अपने कॉन्फिडेंस को लेके आते हो तो बेसिक्स पे आ जाते हो, आप लेंथ को हिट करते हो। शेख भाई ने जिस तरह बात की थी कि आप आके गुड लेंथ को हिट करो, अपने आप को अलाउ करो कि वहाँ से आपको स्विंग मिला। अगर स्विंग नहीं भी मिला तो वो लेफ्टी है, उसके जो फ्रंट लेग है वो ऑलरेडी इंजरी के बाद थोड़ा सा ओपन हो गया, तो उसको एडवांटेज चीज़ का मिला है को, इसका इन स्विंग तो कम हो गया है, लेकिन एटलीस्ट उसका वो एंगल से जो बाहर बॉल निकल रहा है, क्योंकि आपके बॉलिंग जो मैकेनिक्स है वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाते हैं। तो उसको तो एक वो गुड एरिया पे उसने बॉल, उसका एंगल हो गया। एक्सपेक्ट कर रहा था बैट्समैन के अंदर आएगा, वहाँ से अच्छे उसको विकेट मिली है। प्लस उसने आज अपने आप को अलाउ किया कि हार्ड लेंथ को हिट करे या गुड लेंथ पे वो बॉल करे। सेकेंडली, जब आपका कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाए तो हमेशा से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आदत थी कि मैं जब भी मेरा कॉन्फिडेंस ख़राब हो जाता है या मुझे सम टाइम फील करता है बॉलर कि जब आप आउट नहीं हो रहे होते तो सम टाइम बॉलर कहता है कि यार मैं अगला मैच नहीं खेलूँ तो या मुझे रेस्ट करा दे। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं नेट में जाता था, बिल्कुल पुराना बॉल लेता था जो रिवर्स स्विंग हो रहा हो, वहाँ से मैं बैट्समैन को कहता कि आ जाओ आप बैटिंग करो। मैं उसको 1-2 दफ़ा अगर बीट करता था या उसका आउटसाइड एज लग जाता था तो मुझे कॉन्फिडेंस, मैं इस तरह अपने आप को गेन करता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप इस तरह बहुत ज़रूरी होती हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस वापस मिलता है इससे। देखें, हम अक्सर कहते हैं कि फॉर्म इज़ टेम्पररी एंड क्लास इज़ परमानेंट। जो इस तरह के कैरेक्टर होते हैं वो जब आते हैं तो वो फिर एक स्पेशल परफॉर्मेंस देते हैं। आज उसकी स्पेशल परफॉर्मेंस थी। आज मैच का बनाना शुरू से इसी का ही था, और जिस तरह का वो कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत क्लोजली काम किया, इसीलिए मैं बार बार कहे चले जा रहा हूँ कि अगर इंजर्ड नहीं है, कॉन्फिडेंस लो है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक विकेट, एक बॉल डिलीवरी, एक मोमेंट ऐसा होता है जिसके अंदर कर जाता है और वो हो जाता है। और मैंने इसलिए कह रहा था कि मैंने देखा हुआ है, शुएब अख्तर को देखा हुआ है, वसीम अकरम को देखा हुआ है, वक़ार यूनुस को देखा हुआ है कि भाई जब इनका दिन है एकदम सोच आती है और वो आके एक स्पेशल सी परफॉर्मेंसेस दे देते हैं। तो उसने आज जो किया, आई थिंक बनता है इसका कि उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने अपनी नेचुरल जो उसका आते ही इन स्विंगर था उसको हटा के उसने आउट स्विंग किया, अवे स्विंग किया, वहाँ से 2 विकेटें ली हैं। आई थिंक बड़ा फोकस नज़र आया मुझे, बहुत क्लैरिटी नज़र आ रही थी उसके अंदर, जो भी उसका प्लान था, और उसकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी। एब्सोल्युटली थ्रिल टू वॉच, बहुत मज़ा आया उसको देख के। Also, dropping a player or resting sometimes is not a bad thing, for a player, क्योंकि कभी कभार आपके अंदर एक वो spark दोबारा से reignite होता है कि I have a point to prove. Because remember he was dropped and then obviously reflected on whatever and came back and performed. मतलब तो ड्रॉप करके आपसे बेस्ट लेना है तो दैट इज इंसल्ट एज अ फास्ट बॉलर। चलें, रेस्ट कह देते हैं। और आई थिंक ये सिचुएशन कभी आप पे आनी चाहिए जब आप प्रीमियम फास्ट बॉलर हो। आप इंजरी से बाहर हो जाएं, आप सिलेक्शन से बाहर ना कभी हो, ये याद रखिएगा। इतनी ईगो आपके अंदर होनी चाहिए हमेशा। अब हमारा बच्चों की तरह हमारे तरह, अगर इफ आई एम शाहीन इन 3 weeks टाइम,
मैं 2 काम करता, मैं अपनी स्ट्रेंथ वापस लेके आता लोअर पार्ट की, I will get my base strong when it comes to core and the legs and everything. I'll work on my fitness and I'll keep myself busy towards cricket, just only cricket. I'll get my strength back, I'll get my fitness back, I get my, the bowling that I wanted to bowl. मैं वो रखता अपनी और मैं सिर्फ इसी पे काम करता अगले 6 weeks. If time permits me, अगर टाइम उसके पास है तो 6 हफ्ते में ट्रेनिंग करता और अपनी कोर को तगड़ा करता और मैं तगड़ा जानदार फास्ट बॉलर होता। आज भी बॉलिंग की है, बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन बहुत लोड लेके की है। बॉलिंग इज एज इजी एज ब्रीदिंग। जब आप तगड़े होते हैं, जब आप लेबर कर रहे होते हैं, आप थक रहे होते हैं, देन इट्स अ हार्ड वर्क। तो मेरी सजेशन ये होगी कि हमारा बच्चा है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, आई रियली लाइक द गाय कि अपनी फिटनेस पे काम करें और पिक एंड चूज़ का क्रिकेट अपनी, और बाकी सारी चीज़ अपनी जहन से निकाल कर जस्ट फोकस ऑन क्रिकेट एंड बोल फास्ट एज मच एज यू कैन, एज लॉन्ग एज यू कैन, बिकॉज दिस इज अ वेरी फ्यू ईयर्स ऑफ योर क्रिकेट करियर जो बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। बट दैट्स माय सजेशन। और यहाँ पे आपने एक देखा न्यूजीलैंड जो अपने प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं वो प्लान बहुत अच्छा करते हैं, अपने एफटीपी को सामने रखते हुए अपने जो प्रीमियम बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं उनको वो बताते हैं कि किस वक्त आपने खेलना है, कितने मैच खेलने हैं, कौन सी लीग खेलनी है, वो उनका पूरा प्लान बना होता है, पहले से पता होता है। अगर आपने एफटीपी को प्लान कर लिया जो कि सबसे मेन चीज़ है, तो जब आप वर्ल्ड कप के करीब जा रहे होते हैं तो आपकी प्लानिंग जो है ना वो साल, 1.5 साल, 2 साल पहले से प्रिपेयर्ड होती है। तो जैसे शुएब ने कहा, ये सारी चीज़ें, फिटनेस है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। मैं आपको बात दूँ, क्रक्स ऑफ द टॉक्स है फास्ट बॉलिंग सिर्फ हार्ड वर्क है, सिर्फ ऑफ सीजन ट्रेनिंग का नाम है। मिल ही नहीं रहा ना इनको। मैं वही कह रहा हूँ मिल ही नहीं रहा। ये खुद डिसाइड करे, एफटीपी अब खुद डिसाइड करना कब क्या कितना खेलना है। एक चीज़ थी, जब हम लोग काउंटी क्रिकेट के लिए जाते थे, ऑस्ट्रेलियन कभी भी काउंटी क्रिकेट नहीं खेलते थे, जो मेन थे शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्रा, कभी भी नहीं आते थे, मार्क वो, स्टीव वो नहीं खेले सीजन, कुछ सीजन खेले, एंड में जाके वो उनको कंपनसेट कर देते थे, उनको कंपनसेट कर देते थे कि आप नहीं खेलो, हम आपको पैसे दे देंगे। वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, हम लोगों ने इनसे बात की पीसीबी के, हम नहीं जाएंगे काउंटी खेलने के लिए, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए खेलें, आप हमें कंपनसेट कर दें। ठीक है, इनको पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा, बट उस तरह नहीं है जैसे इंडियंस या दूसरों को है। बट बाज़ वक़्त आ ही जाती है चीज़ सोच में आज, एक फाइनेंशियल, दूसरी एश्योरेंस। अगर आप कहीं, हाँ, ये दोनों चीज़ें आप इसको देखते हुए एफटीपी को ऑर्गेनाइज करते हुए आप अपने प्लान्स बनाएं, डेवलप करें, प्लेयर्स को इवॉल्व होते चले जाएं और आगे जो मेगा इवेंट्स है उसमें जाके परफॉर्मेंस दें। इसमें बहुत बड़ा एरर है। एक ब्रेक का वक्त आ गया, जाते जाते शुड गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। इंग्लैंड ने शानदार टैक्टिक्स दिखाई चेज करने में, 3 विकेट 35 पे लूज करने के बाद भी उन्होंने 3 बॉलिंग ऑलराउंडर्स के अगेंस्ट 78 रन लिया 8 ओवर्स में और 14 टूज शामिल थे इसमें। टोटली उन्होंने अपना गेम चेंज किया मिडिल ओवर्स में और चेज कर लिया इसको 20वें ओवर में। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कल है मैच, न्यूजीलैंड और श्रीलंका पाकिस्तान के ग्रुप का गेम है, इस पर भी थोड़ी बात होगी एंड देन वील रैप इट अप। सो देखते रहिए गेम ऑन।